औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है ये इसलिए भी बहुत ही अहम है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एफएससी के बाद, एमडीकेट में, केपी में एमडीकेट या नाम्स या किप्स। एक बात और भी हम यहाँ पे लाजमी करना चाहते हैं कि जो एमडीकेट के हवाले से है या किसी भी एग्ज़ाम के हवाले से है, अंग्रेज़ी के जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो उसमें दो चीज़ें बहुत ही कॉमन हैं। नंबर वन, ग्रामर, कि आपको ग्रामर जो एप्लीकेशन लेवल की ग्रामर है वो आपको आती हो। दूसरा कि आपके पास वोकैबलरी इनफ वोकैबलरी हो। तो ये दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती है। ज़्यादातर हिस्सा ग्रामर का होता है, कुछ हिस्सा वोकैबलरी का होता है। तो ये दो चीज़ें लाजमी जाननी है और इसके बारे में हम टिप्स देंगे कि हमने ग्रामर किस तरह सीखनी है और उसको किस तरह सीखना है, इस तरह फिर वोकैबलरी को किस तरह हम डेवलप करेंगे। तो आज हमने इस लेक्चर में 20 प्रीवियस एमडीकेट या जो खासकर एमडीकेट के एग्जामिनेशन से हमने 20 एमसीक्यूज लिए हैं, उसको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रीवियसली एक एमसीक्यू था एक पेपर में कि चूज द करेक्ट वन, और ये है आई पास्ड बाय योर हाउस यस्टरडे। नंबर वन, बी आई पास्ड फ्रॉम योर हाउस यस्टरडे, आई पास्ड बाय योर हाउस यस्टरडे, आई हैड पास्ड बाय योर हाउस यस्टरडे। है कि इसमें ऑप्शन ए ठीक है क्योंकि इसमें यस्टरडे आया है और वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, प्रीपोजिशन बाय अपने साथ लेता है। दूसरा जो पास्ट, इसके साथ फ्रॉम की गलती है, पास्ट कभी फ्रॉम अपने साथ नहीं लेता। पास्ट जहन में रखे कि ये वर्ब नहीं है, ये एडवर्ब के तौर पे आता है, इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और हैड पास्ट भी टेंस के लिहाज से गलत है। तो इसमें हमारा जो पॉइंट है, अगर आपने टेंसेस किए हैं तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि पास्ट बाय सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और बाय का इजाफा, तो इसलिए इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। इसी तरह सेकंड में चूज द करेक्ट आंसर, थिंक ऑफ अ नंबर। ठीक है, थिंक ऑफ अ नंबर एंड देन डबल इट, थिंक अ नंबर एंड देन डबल इट, थिंक ऑफ अ नंबर एंड देन डबल इट, और थिंक अ नंबर देन डबल इट। तो देखिए, हम हमेशा याद रखें कि हम थिंक ऑफ पर्सन आर नंबर करते हैं, ये तो यहां पे ठीक है, थिंक ऑफ पर्सन आर, लेकिन यहां पे अगर हम ये देन देख लें तो ये देन इसमें गलती है, क्योंकि ये देन जो है ये कंपैरिजन के लिए आता है, ये कभी इसके लिए नहीं आता कि आप जिस तरह ये इसमें इस तरह ये क्या कि अगेन या नेक्स्ट। तो नेक्स्ट मतलब हम कहते हैं कि पहले एक नंबर के बारे में सोचो, फिर, तो फिर के लिए वो जो होता है वो ये वर्ड ठीक नहीं है। हम थिंक अ नंबर नहीं करते, थिंक ऑफ नंबर करते हैं। हम थिंक ऑफ अ नंबर एंड देन, यहां पे आप देख लें ये देन जो है ना फिर के लिए इस्तेमाल हुआ है, कि तो हमारा सेक्शन सी जो है वो ठीक है। ठीक है, तो बाकी में छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं। देन ये कंपैरिजन के लिए आता है, इसकी मानी ठीक नहीं है। थिंक अ नंबर हम नहीं करते हैं, थिंक ऑफ अ नंबर एंड देन डबल इट। तो यहाँ पे ये जुमला हमारे पास बिल्कुल ठीक है। थिंक अ नंबर, या अगेन ये गलती है, थिंक अ नंबर, तो ये गलतियां आ रही है। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो ठीक है। अब इस तरह है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द वर्ड फ्रेज फ्रॉम द अंडरलाइन ऑप्शन विच इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। अब देखें, जुमला है हैव आइदर ऑफ द स्टीवर्ट ट्विंस ग्रेजुएटेड फ्रॉम द हाई स्कूल येट। अब देखें, आइदर या अमेरिका में इधर इसको कहते हैं, ये जुमला यहां से अगर हम ले, लेकिन अगर हम इसकी जो सवालिया में जो इसने वर्ब यूज किया है, क्या वो ठीक है? एक के लिए
आइदर का मतलब है एक, दो में से एक। तो एक के लिए हैज आता है कि है, तो याद रखें कि हमेशा हेज लगता है। तो यहां पे हमें पहले से पता चल गया कि जो ए वाला ऑप्शन है वो गलत है, इसलिए कि वो आपसे पूछ रहा है कि जो इनकरेक्ट है वो आप बताएं। तो हमारे पास ये बिल्कुल पता चल गया कि ये ए वाला गलत है, यहां पे हेज आना चाहिए था। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा गलत है और इसका जवाब ऑप्शन ए है। ठीक है, फिर हमारे पास चौथा नंबर एक एमसीक्यू आया था और वो था कि दे आर नाउ यूजिंग न्यू मशीनरीज। अब दे आर है, ठीक है, तो हमें पता चलिए कि प्रोग्रेसिव टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, दे आर नाउ यूजिंग, तो ठीक है। लेकिन यहां पे इस जुमले में हमें पता चल रहा है कि मशीनरीज, तो याद रखिए कि मशीनरी जो है इसका प्लूरल नहीं, मशीनरीज नहीं है, ये असल में सिंगुलर प्लूरल दोनों है। ठीक है, इसके ये यूज नहीं होता। मशीन का होता है, मशीन के लिए मशीन्स कहते हैं। तो दे आर नाउ यूजिंग न्यू मशीनरी, तो यहाँ पे ये मशीनरी लफ्ज गलत है। दे हैड नाउ यूजिंग, तो हैड के साथ तो कभी आईएनजी वाला वर्ब आता नहीं है, तो इसमें तो यहाँ से पहले से गलती हो गई और मशीनरीज भी गलत है। दे हैव नाउ, अब जहन में रखिए कि ये परफेक्ट टेंस दे हैव नाउ, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, कभी आईएनजी नहीं होता, तो ये भी गलती है और मशीनरी भी गलती है। तो देखिए 1 2 3 गलत है। अब देखते हैं, दे आर नाउ यूजिंग न्यू मशीनरी। अब देखिए कंटिन्यूअस टेंस है, आईएनजी ठीक है, मशीनरी ठीक है क्योंकि इसका प्लूरल नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, अब एमसीक्यू नंबर 5 में आते हैं। द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू प्रैक्टिकली इज क्या है? ए एसेंशियली, बेसिकली, फॉर, वर्चुअली। तो ज़हन में रखिए मैंने कहा कि आपसे वोकैबुलरी के बारे में भी कुछ वो आ सकते हैं एमसीक्यूज। तो प्रैक्टिकली एक एडवर्ब है और इसका जो मतलब है ऑलमोस्ट, इसका मतलब होता है बहुत सारे मीनिंग में। इसका एक मतलब है ऑलमोस्ट, या आप कहते हैं कि तकरीबन, करीबन, जो करीब के जुमरे में आता है। तो ये हमसे क्या मांग रहा है? अपोजिट मांग रहा है। तो एसेंशियली तो जरूरी के होते हैं, बेसिकली बुनियादी को कहते हैं, वर्चुअली जो वर्चुअली होता है, जो जिस्मानी तौर पर नहीं होता, तो ये तीनों तो नहीं है इसमें। इसका जो अपोजिट है वो फार है। प्रैक्टिकली का एक मतलब है ऑलमोस्ट, तकरीबन, तो ये इसका जुमला है, तो ये हमारे पास द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नंबर 5, चूज द करेक्ट आंसर। अगेन अब देखें, बी केयरफुल नॉट टू लूज। अब यहां पे मुझे पता चल गया कि यह गलत है। लूज का मतलब होता है ढीला, और ये यहां पे योर मनी, तो मनी ढीले नहीं होते, तो ये गलत हो गया। बी केयरफुल नॉट टू लूज, अगेन यहां पे गलती है, नॉट टू लूज योर मनी, अगेन ये सेम जुमला है, बी केयरफुल। अब ये इसमें केयरफुल गलत है। अगर लूज यहाँ पे ठीक है, ये वर्ब ठीक आया हुआ है, इंफिनिटिव हमारे पास ठीक आया हुआ है, लूज खोना, खो देना, तो लेकिन यहाँ पे इसमें डबल एल आया है क्योंकि केयरफुल में सिर्फ एक एल इस्तेमाल होता है। यहाँ पे डी नंबर है, बी केयरफुल नॉट टू लूज योर मनी। अब देखिए इसमें कोई गलती नहीं है, बी केयरफुल की स्पेलिंग भी ठीक है और टू लूज ये भी ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। यहां पे मैंने समझाने की भी कोशिश की है कि देखिए लूज इज एन एडजेक्टिव मीनिंग अनफासन, फ्री, जो ढीला होता है। तो जस्ट जो ऑप्शन ए एंड बी आर रॉन्ग है। लूज मीन्स फॉल टू कीप, डिप्राइव्ड ऑफ, तो ये पैसों के लिए होता है, मुख्तलिफ चीजों वेट के लिए होता है। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन है। और सी में देखें केयरफुल, ये मैंने पहले ही समझा दिया है। 7 नंबर है फ्रेनोलॉजी was an dash of modern neuroscience. न्यूरोसाइंस देखें, इसमें आपने समझने की कोशिश करनी है। तो डैश में क्या आना है? सब्सिक्वेंट, और सब्सिक्वेंट की मतलब है बाद में, सब्सिक्वेंट का मतलब है बाद में, एंटीसीडेंट साबिका जो इससे पहले होता है, ओकरेंट, ओकरेंट जो वकू होता है, वाक़े होता है, और ग्राफीम तो आपको पता है कि हुरूफ-तजी की इकाई है, वो स्ट्रक्चर है, वो ग्राफ है। अब अगर आपको फ्रेनोलॉजी के बारे में पता है, फ्रेनोलॉजी याद रखें कि ये हमेशा ये दिमाग के खोपड़ी की साख्त की जहनी ताकत
या इल्म को फ्रेनोलॉजी कहते हैं। और न्यूरोसाइंस भी आप याद रखिए कि इसका भी दिमाग के साथ, न्यूरो के साथ, न्यूरॉन के साथ ताल्लुक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास एंटीसीडेंट इसलिए ठीक है कि न्यूरोसाइंस से पहले जो था वो फ्रेनोलॉजी था, फ्रेनोलॉजी के बाद ही न्यूरोसाइंस आया है। तो हमारे पास ये अगर वोकैबुलरी आपको आती है तो द आंसर इज ऑप्शन बी, एंटीसीडेंट जो है वो ठीक है। एंटीसीडेंट का मतलब है साबिका, शुरू में फ्रेनोलॉजी थी, उसके बाद में न्यूरोसाइंस। तो ये समझाना जरा थोड़ा जरूरी था। 8 नंबर, चूज द करेक्ट आंसर। अगेन ग्रामर का है, ही इज स्ट्रॉन्गर देन विलियम, ठीक है। कंपैरेटिव एडजेक्टिव का कंपैरेटिव आए, स्ट्रॉन्गर, ठीक है। और ही इज मोर स्ट्रॉन्गर, तो आप दो कंपैरेटिव तो आ नहीं सकते हैं। स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव में एक ही आएगा, मोर कभी नहीं आएगा। ही इज वेरी स्ट्रॉन्गर, याद रखें कि हम ये जो वेरी है ये कभी नहीं लगाते हैं, इसके लिए हम वेरी मच लगा सकते हैं, लेकिन वेरी अकेले कंपैरेटिव के साथ नहीं आ सकता, तो ये भी गलत है। और बिट भी गलत है, ठीक है। तो ये यूज अ बिट हम अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो अ बिट, ही इज अ बिट स्ट्रॉन्गर होता तो फिर ठीक होता, लेकिन इसमें यहाँ पे आर्टिकल की कमी है। तो हमारे पास हमें पता चल गया कि जो करेक्ट सेंटेंस है वो है ऑप्शन नंबर ए, ही इज स्ट्रॉन्गर देन विलियम। और इसमें मैंने पहले एक एमसीक्यू में कहा था कि देखिए ये कंपैरिजन के लिए देन ही यूज होता है, अगर THEN होता तो फिर ये भी गलत होता, लेकिन इसमें ऑप्शन ए ठीक है। Number 9, in the following sentence choose the word phrase from the underlined option which is grammatically incorrect. Again grammar का है, ये देखें, the malaria is caused by mosquitoes during monsoon. A, B, C, D कौन सा गलत है? अब याद रखें कि बीमारियों में बगैर हम फ्लू, क्रीप्स, मम्प्स और मेजल्स जो है उसके साथ हम द लगाते हैं, बाकी बीमारियों में मेडिकल इन टर्म्स के साथ द यूज नहीं होता। ये जुमला ठीक तब होता कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय मॉस्किटोज ड्यूरिंग मॉनसून जो होते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन ए जो है ये द इसमें नहीं आएगा, द गलत है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, उसको आपने देखना होगा और उसको जज करना होगा ग्रामेटिकली, तो तब ही ठीक आएगा। अच्छा, इस तरह है कि देखें, मैंने पहले कहा था कि वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों साथ साथ चलते हैं। तो अगेन 10 नंबर जो है वो वोकैबुलरी से रिलेटेड है। द डैश प्रोवाइडेड रिच मटेरियल फॉर अ डेफिनेटिव बायोलॉजी। अब देखिए, अगर आपको वोकैबुलरी आती है तो ये इसमें कोई मसला नहीं है। गॉब्स का मतलब है मैनी, तो मैनी प्रोवाइडेड कभी नहीं आएगा अंग्रेजी में आके। स्लूक्स का मतलब है लार्ज क्वांटिटी, तो स्लू प्रोवाइडेड, ये भी गलत, इसका फहम ही नहीं बनता। मकहीव्स को तो मतलब कहते हैं कि डर्टी करना, ठीक है। और आर्काइव्स का मतलब है कि रिकॉर्ड्स, कलेक्शन, पुराना जो कलेक्शन होता है हमारे पास। तो देखिए, द आर्काइव्स प्रोवाइडेड रिच मटेरियल फॉर अ डेफिनेटिव बायोलॉजी। डेफिनेटिव बायोलॉजी के लिए जो आर्काइव है, जो पुराना रिकॉर्ड है, वो बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। तो इसमें हमें अगर वोकैबुलरी आती है तो बहुत सिंपली हम इसको समझ सकते हैं कि इसमें ऑप्शन डी ठीक है, ठीक है। 11, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल एक क्वेश्चन है और थोड़ा ग्रामर के भी रिलेटेड है कि द रीजन इज दैट आई बिलीव इन इट। अब रीजन आया, सब में रीजन है। अब देखें, अब रीजन का मतलब है कि कॉज, और अगर हम द रीजन के साथ बिकॉज लगा दें, वजह लगा दें, तो रीजन तो खुद वजह होती है, तो ये तो फिर ऑटोमेटिकली ये रॉन्ग हो गया। और इसी तरह फिर अगेन इसमें बिकॉज है, ये भी ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया। और द रीजन इज बिकॉज आई बिलीव इन इट, तो फिर इसमें अगेन इस जुमले में बिकॉज आया, तो हमें पता चल गया कि तीनों में बिकॉज आया और रीजन का मतलब बिकॉज ये कॉज है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, ठीक है। नंबर 12 में अब अगेन वोकैबुलरी से रिलेशन है। द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू डैश इज बुके। बुके अगर आपको आता है कि बुके का क्या मतलब है, तो आप बहुत ही आसानी से समझेंगे। बुके का मतलब है, ये इटालियन वर्ड है, इंग्लिश में आया है। बुके का मतलब है गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता या हार। अब अगर आपको
इन तीनों में से एक की मीनिंग भी आती हो, मतलब जो जिसका फूलों से ताल्लुक हो, तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है। अब देखिए, इंडेक्ट का मतलब है एक्यूज करना, किसी को मुजरिम करार देना। ओपन सिस्टम या सिस में जो है, ये आपने सुना होगा अली बाबा 40 चोर में कुलजा सिमसिम। तो कुलजा सिमसिम जो है, ये तो द वर्ड भूखे के करीब नहीं है। डेलीगेसी डिप्यूटेशन को कहते हैं, वफद को कहते हैं। तो फिर ये वफद तो हमारे पास नोस के जो है, ये भी बोके को कहते हैं। आपको देखें, बोके को कहते हैं। तो आपको अगर वोकैबुलरी आती है तो ये आप बड़े आसानी से ये एमसीक्यू कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नोस और बोके सेम है। अच्छा जी, इसी तरह एमसीक्यू नंबर 13 में चूज द करेक्ट आंसर में फ्रॉम वेयर कैन आई बाय गुड वॉच। तो याद रखें कि फ्रॉम वेयर जो है, ये हमेशा पॉइंट ऑफ ओरिजिन के लिए आता है। ये वेयर और फ्रॉम वेयर में फर्क होता है। यहाँ पे ये बंदा पूछ रहा है कि कहाँ से वो मैं एक अच्छी घड़ी खरीद सकता हूँ। तो ये फ्रॉम वेयर जो है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। फ्रॉम वेयर ठीक नहीं लगता यहाँ पे। फ्रॉम वेयर आई कैन बाय, यहाँ पे फ्रॉम वेयर भी गलत है और आई कैन भी, क्योंकि कैन को हमेशा ये सवालिया है, तो कैन हमेशा पहले आएगा। जिस तरह यहाँ पे ठीक है, लेकिन फ्रॉम गलत है। वेयर कैन आई बाय अ गुड वॉच, और वेयर आई कैन, यहाँ ये गलत है। तो फिर देखिए ऑप्शन सी जो है वो ठीक है, वेयर कैन आई बाय अ गुड वॉच। तो ये वेयर जब आप कहें कि विच प्लेस, व्हाट प्लेस, एट व्हाट प्लेस, कहां से। फ्रॉम वेयर कहां पे बनता है, मतलब ओरिजिन कहां पे शुरू है, तो ये गलत है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर। शी सेज शी इज अफ्रेड ऑफ नोबडी। अब देखें, नॉट एनीबडी, नॉट की पोजीशन गलत है। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, इसकी पोजीशन गलत है। She says she is afraid of nobody. She says she is not afraid, डबल नेगेटिव है। not और nothing दोनों, ये तो आ ही नहीं सकता। She says she is not afraid of nobody again। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो she says she is afraid of nobody। हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल जुमला यहाँ पे ठीक आता है। क्यों, और बाकी में जो गलतियां हैं वो मैंने आपको बता दी। नंबर 15, द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू इंचेंटेड इज ग्लूमी। अब देखिए, इंचेंटेड का मतलब अगर आपको आता है, वोकैबुलरी का एमसीक्यू है, तो वेरी सिंपली आप इसको हल कर सकते हो। क्लोजेस्ट मीन्स जो बिल्कुल करीब करीब मीनिंग है, मतलब सिनोनिम है। और बाकी जुमलों के जो इंचेंटेड का मतलब है कि अट्रैक्ट होना, ठीक है, चार्म होना। तो ग्लूमी का मतलब तो है, ग्लूमी का मतलब होता है गमज़दा, डार्क। और डिसगस्टेड का मतलब होता है नफरत या सिकंड। और बिविच्ड का मतलब होता है इंचेंटेड या चार्म्ड। और मर्थलेस का मतलब होता है चेयरलेस, ठीक है। तो अगर आपको वोकैबुलरी आती है तो बिविच्ड इसमें इंचेंटेड के बिल्कुल करीब है और दोनों के सेम मीनिंग है। तो इसमें हमारे पास आंसर है सी नंबर, ठीक है। अब आते हैं 16 नंबर, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड ऑफ फ्रेज। अगेन ग्रामर है। अब यहां पे हमें पता चल गया कि हैज आया, ही हैज डैश हिज वर्क, ही हैज डिड हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैज के साथ तो कभी सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म नहीं आता। डू फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आता। डन हमेशा पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें यूज होगा, और डज भी गलत है। तो देखो, अगर आपको टेंसेज आते हैं तो ये कोई जुमला ही नहीं है कि इसमें कोई मुश्किल है। ही हैज डन हिज वर्क, ठीक है, तो ऑप्शन सी ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड और फ्रेज। अब देखें, आई डैश अ रिपोर्ट एट द मोमेंट। एट द मोमेंट मीन्स के अभी में कोई चीज अभी इंडिकेट हो रहा है, अभी प्रोग्रेसिव है। जो आप कोई काम कर रहे हो, तो अगर आपको कंटिन्यूअस टेंस आते हो तो आपने, लेकिन राइटिंग ये कंटिन्यूअस टेंस की निशानी है आईएनजी वाली, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों, हेल्पिंग वर्ब इसमें लाजमी जरूरी है। राइट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इज राइटिंग, आई के साथ तो इज नहीं लगता,
तो आई के साथ तो एम लगता है, आई एम राइटिंग। तो आपका ऑप्शन डी ठीक है। ये पर ग्रामर में टेंसेस की चीज है। नंबर 18, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द ग्रामेटिकली करेक्ट। अगेन ग्रामर है। देखिए, अनीता हैज बीन प्लानिंग हर वेडिंग 2 years। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या तो सिंस यूज होता है या फॉर यूज होता है। अब यहाँ पे 2 years आपने देखने हैं कि अगर ये एग्जैक्ट टाइमिंग है, अगर ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो फिर सिंस लगेगा, अगर ये पीरियड ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो फिर ये फॉर लगेगा। अब मुझे यहाँ पे बिल्कुल पता चल रहा है कि ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसमें कोई साल बताया नहीं है, एग्जैक्ट नहीं बताया, तो इसमें हमारे पास फॉर यूज होगा, और सेक्शन ऑप्शन सी जो इसमें करेक्ट है। हमारे पास 19 नंबर है, सेलेक्ट द वर्ड और फ्रेज विच इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग। अब अगेन वोकैबुलरी से आ गया, ठीक है, अंडरलाइन में। रिमशा है वॉज एन इम्पार्शियल जज एट द ब्यूटी कॉन्टेस्ट। इम्पार्शियल का मतलब है कि वो बिल्कुल फेयर जजमेंट उसने की। बाइस का मतलब है अनफेयर, जो किसी के साथ बाइस में उसमें हो, अनफेयर हो। सिंफुल तो आपको पता है गुनाह के साथ होता है, जो कोई अनजस्ट, गैर इंसाफ। इम्पार्शियल और अनबाइस्ड दोनों का मतलब है फेयर। तो देखो वेरी सिंपल, हमारे पास ऑप्शन ए ठीक है। नंबर 20, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। अब अगेन इंग्लिश ग्रामर, और याद रखें कि प्रीपोजिशन आपने बार बार देखने हैं, प्रीपोजिशन सीखने हैं आपने। ही नेवर थ्रोज गार्बेज द डस्टबिन। याद रखें, आपने इनटू और इनसाइड वाले सब प्रीपोजिशन देखने हैं। ऑन तो सरफेस के लिए यूज होता है, इनसाइड किसी चीज के अंदर के लिए यूज होता है, टू तो ये मोमेंट के लिए होता है कि कहीं पे आप जाएं या कोई वो काम करें, टू तो मोमेंट के लिए, एक्सप्रेसिंग टाइम फॉर और फ्रेजल वर्ब के लिए होता है, और इनटू जो है ये मोमेंट के लिए है, मोमेंट के लिए है। आप किसी चीज में इन अंदर मोमेंट करते हो, तो यहां पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, इनसाइड द डस्टबिन होता है। आप किसी घर में कुछ फेंकते हो तो वो आप खुद उसके अंदर मोमेंट नहीं करते हो, लेकिन आप किसी चीज को डस्टबिन में या इसमें फेंकते हो तो इसके लिए इनसाइड आएगा। ये जरूर याद रखें कि प्रीपोजिशन जानने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास प्रीवियस एमडीकेट के एक पेपर में 20 MCQs आए थे, एक एक करके हमने बताए हैं। ये जो मैं बता रहा हूं, इससे भी आपको अंदाजा होगा कि किस तरह आपने इंग्लिश ग्रामर की स्टडी करनी है। इंग्लिश ग्रामर की स्टडी और वोकैबुलरी बहुत ही अहम है, और इसी तरह करना है। इस पे हम मजीद भी क्लासेस लेंगे, तो आपके लिए ये बहुत क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप ये आपके लिए होपफुल रहा होगा ये लेसन।